सो गाइस, जैसा कि हमने लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि डेव और माइक को फाइनली एनसेंट्रल लैंड में एंट्री मिल जाती है, क्योंकि उन लोगों के पास में होता है कैप्रिकॉर्न सीना का एंट्री पास। और यहाँ पर आ जाने के बाद उन्हें ये बात समझ में आती है कि इस जगह का ये हाल एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटना की वजह से हुआ था। तभी उन लोगों के पास में वहाँ पर लोटस भी आ जाती है, जो कि उन्हें अपने साथ में यहाँ से एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाती है। तो माइक उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूं, क्योंकि तुम तो शुरुआत से ही हमें मारना चाहते थे। तो फिर लोटस उन दोनों को ही यहाँ की हिस्ट्री बताती है कि इस जगह को ऐसे ही एनसेंट्रल नाम नहीं दे दिया गया, और वो उन्हें बताती है कि तुम लोगों की बॉडी में जो पीएलएस बीड है, असल में उसको बनाने वाली लेडी मेरी ही फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए तुम लोग ये पीएलएस बीड मुझे दे दो। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है रेड क्वीन रूबी, जो कि डेव और माइक के पैसों से यहाँ पर काफी सारा खाना खाती है, और फिर वो उन दोनों को ही अपने साथ में ले जाती है किसी तरीके की सच्चाई दिखाने के लिए। वो कहती है कि मेरी एंसेस्टर सभी की रक्षा करने वाली एक देवी है। तो माइक उससे कहता है कि तुम तो एक डीमन हो और तुम दूसरों की रक्षा कैसे कर सकती हो। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेड क्वीन रूबी डेव और माइक को अपनी एक एंसेंट्रल वाली जगह पे ले जाती है, और ये एक ऐसी खुफिया जगह थी जहाँ से आने जाने के रास्ते के बारे में रेड क्वीन के अलावा और किसी को भी पता नहीं होता। यहाँ तक कि वो लोग इस जगह से निकलने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को भी यूज नहीं कर सकते। तभी डेव और माइक को अपनी आंखों के सामने एंशिएंट टाइम के एंट क्वीन के काफी बड़ा स्टैचू दिखता है, और इस जगह पे आ जाने के बाद माइक डेव से कहता है कि मुझे पता था कि ये औरत जितना ज्यादा अच्छा बनने का नाटक कर रही है, ये उतनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि ये बुरी है और हमेशा ही बुरे काम करती रहेगी। तभी रेड क्वीन उन लोगों के पीछे से आकर उनसे कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे टेलीपोर्टेशन के बारे में पहले से नहीं जानती थी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर केवल एक सीक्रेट बताने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अब मैं तुम लोगों की आंखों से उस पर्दे को हटाने वाली हूँ जिसे तुम लोगों ने अपनी आंखों के सामने सालों से लगा कर रखा हुआ है। ये सीक्रेट किसी और का नहीं बल्कि तुम इंसानों का ही है, जिससे कि माइक और डेव सोच में पड़ जाते हैं कि अब आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट होगा जिसके बारे में हम लोगों को खुद ही नहीं पता। तो माइक उससे कहता है कि मोहतरमा, क्या आप हमें वो सीक्रेट बताने का कष्ट करेंगी? तो रूबी कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी समय पीछे जाना होगा, जब इस धरती पर वो आपदा नहीं आई थी जिससे वो 7 डिवाइन बीट्स बने थे, क्योंकि उस वक्त एनसेंट्रल कोर्ट के ऊपर यह दबाव डाला गया कि वो लोग जीवन प्रवाह की नदी को रोक दें, यानी कि वो लोग एनर्जी ऑफ लाइफ जो कि इस प्लेनेट के कोर में है उसको ही रोकना चाहते थे। रूबी कहती है कि और असल में वहीं पर तो हम जैसे स्वेल्विंग आंट्स रहती हैं, जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन की नैया आगे बढ़ती है, क्योंकि उस वक्त की जो हमारी स्वेल्व्ड एम्परर थी वो असल में एक बहुत ही ज्यादा लॉयल गार्डियन थी लाइफ ऑफ कोर की, और उनके पास में उस समय की सबसे ज्यादा पावर्स भी थी, और उन्हीं को सबसे पहले आने वाली उस आपदा के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि उनके सेंसस ने उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया। और जब वो प्रलय हमारी धरती पर आया तो उसने लाइफ ऑफ कोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का जो सोर्स था वही हमसे छीन लिया गया, जिसे फिर ग्रीन सी ट्राइब के लोगों ने चुरा कर उसे अपने कब्जे में कर लिया और छुपा दिया उसे ब्लू स्काई आइलैंड के अंदर, और इसी वजह से वो जगह ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा भंडार है। तो डेव से कहता है कि यानी कि इसी वजह से तुम उनसे वहाँ पर बदला लेने के लिए गई थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊर्जा स्रोत को चुराया और तुमने वहाँ पर तबाही मचा दी। तो रेड क्वीन रूबी उन लोगों से कहती है कि वहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया वो तो कुछ भी नहीं था, इस दुनिया ने हमसे हमारी एनर्जी को छीन कर हम ही से छुपा लिया, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि इसका असली मालिकाना हकदार कौन है, क्योंकि उन्हें अभी इस पावर को ठीक तरीके से यूज करना नहीं आता, और जो उसे कंट्रोल करेगा वही इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर रेस बनेगा। तो माइक उससे कहता है कि जिस हिसाब से तुम मुझे बता रही हो, वैसे तो एंशिएंट टाइम में उस वक्त के सबसे ज्यादा ताकतवर वो 2 गॉब्लिन रेस थी, और उस वक्त उन लोगों का इस धरती पर राज करने का राज यही था कि उनके पास में कोर ऑफ लाइफ को कंट्रोल करने की पावर थी। तो रेड क्वीन रूबी उससे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम अभी पूरी सच्चाई नहीं जानते कि गॉब्लिन्स और एल्ब्स की स्पीसीज में सबसे ज्यादा एवोल्यूशन देखा गया है, और इसी वजह से तो गॉब्लिन्स और एल्ब्स सभी से ज्यादा ताकतवर थे जब तक कि तुम इंसान उभर कर सभी के सामने नहीं आए। और फिर रेड क्वीन उन दोनों को ही उस वक्त के इंसान के बारे में बताने लगती है, एंशिएंट टाइम के मानव आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। वो बताती है कि मिडिल आइस एज के शुरुआती दिनों में अलग अलग तरीके के डीमंस अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म्स में आने लगे, क्योंकि अब ये उनका शिकारी दौर शुरू हो चुका था। अगर फिजिकल बॉडी से देखा जाए तो उस वक्त ज्यादा ताकत डीमन रेस और एल्ब्स की रेस में थी, लेकिन वो भी इंसानों की तरह दिखना चाहते थे। तो माइक उससे कहता है कि आखिर उस वक्त ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा था, जिस बात पर रेड क्वीन रूबी उससे कहती है कि असली रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस हद तक मैं इस बात को समझ पा रही हूँ कि मानवीय शरीर सभी से ज्यादा बेहतर होता है, किसी भी तरीके से देखा जाए तो मानव हर काम को करने में सक्षम
थे और इंसानों की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उनकी ताकत थी सोचने की, क्योंकि वो केवल अपने सोचने की ताकत से ही इस दुनिया को बदल के रख सकते थे। रेड क्वीन कहती है कि अगर केवल इंसान को ही देखा जाए तो ना तो वो ज्यादा ताकतवर होता है और ना ही उसके पास में कोई टैलेंट होता है, जब तक कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं जानता, क्योंकि केवल सोचने की शक्ति से ही उसके अंदर पावर का लालच जागा, जिसकी वजह से फिर इंसानों का एवोल्यूशन इतना ज्यादा तेजी से हुआ कि इंसान गॉब्लिन्स और स्पिरिट रेस के मुकाबले पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गए, क्योंकि केवल इंसानों के पास में ही वो ताकत थी कि वो लेवल ऑफ लाइफ को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाए, क्योंकि गॉब्लिन्स और एल्व्स जैसे ही डिवाइन रैंक को पार करते हैं तब जाकर उन्हें मौका मिलता है कि वो अपने 12th ऑर्डर को पार करें और अपनी रेस के सबसे बड़े मॉन्स्टर में बदल सकें, जिससे कि ग्रेट हेवनली गॉड रियल्म को भी पार किया जा सकता है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मानवीय शरीर ही है। तो माइक उससे कहता है कि यानी कि तुम ये कहना चाहती हो ह्यूमन रेस के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो अपने कल्टीवेशन से खुद को ग्रेट हेवनली गॉड में भी बदल सकते हैं। जिस बात पर हैरान होते हुए डेव कहता है कि यानी कि इसी वजह से डीमन डोमेन वाले लोग इंसानों को अलाउ करते हैं 3 डोमेन्स को बनाने के लिए। रूबी कहती है कि हजारों सालों के संघर्ष के बाद भी डीमंस और एल्व्स अभी तक पूरी तरीके से इंसानी फॉर्म में नहीं बदल पाए, और अगर कभी वो सक्सेसफुली ऐसा कर लेते हैं तो उनके पास में अभी इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने का भी कोई तरीका नहीं है। इसीलिए डीमंस के पास में केवल एक उम्मीद है कि हाँ वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है, और अगर उन्हें इस रास्ते पर जाना है तो उन्हें इंसानों से तो हाथ मिलाना ही होगा या फिर उन्हें अपनी मर्जी से चलाना होगा। तो डेव कहता है कि यानी कि डीमन डोमेन वाले लोग हमें केवल गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिन पर वो टेस्ट करते रहे कि वो इंसानी फॉर्म में कैसे बदले। तो रूबी कहती है कि हाँ एकदम तुमने सही कहा, मेरे लिए तुम जैसे इंसान कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। हम जैसे डीमंस को इंतजार है तो केवल उस वक्त का जब एक इंसान खुद को ग्रेट हेवनली गॉड लेवल तक ले जाएगा, जिसे फिर डीमन डोमेन द्वारा पकड़ के एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि आखिर उसने इस लेवल को रीच किया कैसे। तो डेव सोचता है कि गॉड लेवल तक पहुंचने के बाद कोई भी इन जैसे डीमंस का गुलाम बनेगा ही क्यों। तभी रेड क्वीन रूबी उन लोगों से कहती है कि तुम इंसानों के पास में एक और एडवांटेज भी है कि तुम्हारे पास में ताकतवर लोगों की कोई भी कमी नहीं है जो कि बाकी के रेसेस के साथ में लड़ सके, या फिर वही होगा जो कि प्रकृति का नियम है, क्योंकि हमेशा ही ताकतवर लोग कमजोरों को खत्म कर देते हैं और हम डीमंस तुम इंसानों को जरूर खा जाएंगे। फिर तभी माइक चौंकते हुए उससे कहता है कि तुमने हमसे कई बार कहा कि तुम हमें यहाँ पर केवल कुछ सीक्रेट बताने के लिए लेकर आई हो, तुमने कहा था कि तुम हमें मारोगी बिल्कुल भी नहीं। और इस बारे में सोचकर डेव तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। फिर रूबी यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लग जाती है और कहती है कि जब तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है तो वो आज क्यों नहीं हो सकता, और तुरंत ही अपने पावर्स की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए माइक और डेव भी अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे की फाइट में नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा गजब की होगी। साथ ही पीएलएस मार्शल का न्यू एपिसोड और मार्शल कल्टीवेटर का भी न्यू एपिसोड आ चुका है, जिसको आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए।